हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम कल पढ़ रहे थे ओम का नियम, जिसमें हमने ओम के नियम का विस्तार से समझा था कि क्या उनका रूल था, क्या उन्होंने सत्यापन किया था, यानी कि क्या उन्होंने सत्यापित किया था अपने नियम में। ओम के द्वारा कौन से चीज का सत्यापन किया गया था, तो उनके नियम के बारे में कल हमने पढ़ा था। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है कि विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव होता है उसके बारे में पढ़ना है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है। उससे पहले हम ये सोचेंगे, यानी कि समझेंगे कि जो हमारी विद्युत है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें विद्युत धारा जो है, तो विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से ही हमारा विद्युत धारा का क्रम जो है वो चलता है। तो कोई भी पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, जिससे हम विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो वैसे ही अगर दुनिया में कोई भी चीज है जो परमाणु से मिलकर बनी है, दुनिया की कोई भी चीज हमने बताया कि परमाणु से मिलकर बनी है, तो उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी वस्तु है जो परमाणु से बनी है, तो परमाणु में हमारे क्या होते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन तो उसमें कोई ऊर्जा क्यों नहीं उत्पन्न होती है, कोई विद्युत उसमें क्यों नहीं उत्पन्न होता है, यही हमें जानना है। तो उसमें क्यों नहीं उत्पन्न होता है, इसका कारण है कि जैसे थोड़ा यहाँ डाल लेंगे, चैप्टर हमारा है विद्युत, क्या है? विद्युत। विद्युत चैप्टर का नाम है और हमारा टॉपिक क्या है? विद्युत ऊर्जा का तापीय प्रभाव। ये हमारा टॉपिक है, लेकिन हमें इससे पहले क्या समझना है, हम आपको बता रहे थे कि कोई भी पदार्थ है, सब में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें ऊर्जा क्यों नहीं उत्पन्न होती है। तो हमें इसके लिए उसमें क्या होता है कि एक दिशा की जरूरत होती है, एक निश्चित दिशा होती है, और उसी दिशा में जब वो इलेक्ट्रॉन बहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसीलिए जैसे आसमान में जब बिजली कड़कती है, जैसे वर्षा होती है, बिजली कड़कती है, तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो जब ज़्यादा वेग से आते हैं, तब यहाँ पर क्या होता है कि वही हम कहते हैं कि बिजली गिरी, तो उससे हमें करंट लगता है। और वैसे तो हमारा फ़ोन जो है उससे भी करंट निकलता है, तो उससे हमें करंट क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उसमें बहुत धीरे धीरे करंट निकलता है, उससे करंट जो है वो बहुत धीरे, यानी कि धीरे धीरे गति से निकलता है। तो वही कह रहा है कि विद्युत धारा में जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में, और उसकी दिशा भी निश्चित होगी कि किस दिशा में जाना है, इधर उधर भटकने से क्या होता है कि उसमें ऊर्जा कोई उत्पन्न ही नहीं होती है। इसी कारण हमारा जो वायुमंडल है उसमें भी परमाणु है, अणु है, तो उसमें इसीलिए ऊर्जा नहीं उत्पन्न होती, कोई विद्युत उसमें उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही दिशा में नहीं होते, इधर उधर घूमते रहते हैं, जिससे हमारा कोई बैलेंस नहीं बन पाता है और उसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो पाती है। तो ये हमारा कारण हुआ। अब हमें इसमें देखना है कि विद्युत ऊर्जा का तापीय प्रभाव क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का तापीय प्रभाव क्या है, ये हमें जानना है। तो कोई भी जब विद्युत, जब इसमें थोड़ा लिखेंगे फिर हम समझेंगे, जब विद्युत धारा, विद्युत धारा का विद्युत बल्ब के फिलामेंट, विद्युत बल्ब के फिलामेंट या कॉयल तथा विद्युत धारा के विद्युत बल्ब या बिजली का बल्ब जो होता है
उसके फिलामेंट से और बिजली प्रेस जो होता है, बिजली प्रेस जो होता है और बिजली वाला जो हीटर होता है, हीटर, तो इन सब में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, प्रवाहित की जाती है, ऐसे कई सारे चीज हैं, ठीक है। तो इन सब में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, उनका फिलामेंट जो होता है, उनके फिलामेंट या कॉइल में, फिलामेंट या कॉइल में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, 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 जिससे क्या होता है, जिससे वह दमकने लगता है, यानी कि चमकने लगता है, ठीक है। जिससे ऊष्मा से क्या होता है, जिससे वह उपकरण जो है, वो फिलामेंट जो है, फिलामेंट या कॉइल जो है, जिससे वह दमकने लगता है, दमकने लगता है और उसी से विद्युत ऊर्जा का तापीय प्रभाव हमें दिखाई देता है, दिखाई देता है। तो जैसे जब हम विद्युत बल्ब में कैसे जलता है, बल्ब हमारा कैसे जलता है, तो उसमें कुछ कारण होगा ना। तो जब विद्युत धारा जो हमने पढ़ाया कि विद्युत धारा में जब हम उसके फिलामेंट पर, जो फिलामेंट होता है उसमें लगा होता है बल्ब में, उसमें जब विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, वो ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जिससे वो यानी कि बहुत गर्म हो जाता है और क्या होता है, दमकने लगता है, यानी कि चमकने लगता है, और उससे हमें विद्युत ऊर्जा का तापीय प्रभाव दिखाई देता है। यही हमारा क्या है, विद्युत ऊर्जा का तापीय प्रभाव है। तो इसको हमने समझा। अब हम आगे देखेंगे कि तो विद्युत ऊर्जा को पहले हम देख लेंगे कि किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। उसमें हमने विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, इसमें हमारा विद्युत ऊर्जा आया था, ठीक है, कि विद्युत ऊर्जा का तापीय प्रभाव क्या है। तो वही हमने विद्युत ऊर्जा को समझा दिया कि किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जो हैं
वो प्रवाहित हो रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो इसके लिए हमारा एक सूत्र है, W बराबर W बराबर V इंटू क्यू। तो ये तो हमारा ऊर्जा हो गया, W ऊर्जा हो गया, और V हमारा वोल्ट या विभवांतर जिसको कहते हैं, और इंटू आवेश। तो ये हमारा हो गया, इसके लिए एक फार्मूला ये हमारा हो गया कि विद्युत ऊर्जा का ये फार्मूला है कि किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं, उसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा प्रतिरोध के बारे में देखेंगे। क्या है? प्रतिरोध, यानी कि विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध क्या है कि जब विद्युत धारा की जब परिपथ में क्या होगा, परिपथ में यानी कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाहित होने में समझते हुए चलना है कि परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाहित होने में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो इसको हमने कल बताया भी था शायद, जिसका ओम ने एक सूत्र दिया था, R बराबर V/I। तो इसमें अगर हम अपने वोल्ट यानी कि विभवांतर को जितना हम बढ़ाएंगे, धारा हमारी उतनी ही अपने आप बढ़ती चली जाएगी, यानी कि अपने हिसाब से वो सेट हो जाएगी। ठीक है, जितना अगर हम वोल्ट को बढ़ाते हैं, अपने विभवांतर को बढ़ाएंगे, उतना ही हमारी धारा जो है अपने ऑटोमेटिक क्या है, वो सेट हो जाएगी उसी हिसाब से। तो इसके लिए ये हमारा सूत्र था एक। अब आगे हम देखेंगे कि विद्युत धारा में कुछ जो परिपथ में कुछ अवयवों के चिन्ह जो बताए जाते हैं, यानी कि हमें न्यूमेरिकल्स लगाने में पेपर में क्या होता है कि अब फिगर के माध्यम से ही क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स देते हैं इन सारे चैप्टर्स में, तो वो फिगर के माध्यम से, यानी फिगर दे देंगे, उसी से क्वेश्चन, वही तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको हम कैसे समझेंगे, तो उसमें उपकरण जो लगाए जाते हैं उसी अनुसार, तो उन उपकरणों का चिन्ह जो होता है वो हमें समझना होगा। ठीक है, तो उनके बारे में हम देख लेंगे कि विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले अवयवों
कि रूढ़ चिन्ह परिपाटी। तो इसमें हम आपको जो विद्युत परिपथ में, यानी कि विद्युत परिपथ हमने आपको पढ़ा था, तो उसमें उपयोग होने वाले जो उपकरण होते हैं, यानी कि किस माध्यम से किस चीज को दर्शाया जाता है, इसके बारे में हमें देखना है। तो इसमें कौन सा चीज कैसे दर्शाया जाता है ये हमें देखना है। तो इसमें विद्युत सेल को कैसे दर्शाया जाता है, विद्युत सेल को कैसे दर्शाया जाता है। विद्युत सेल को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। और दूसरा देखिए कि विद्युत बल्ब को कैसे दर्शाया जाता है, विद्युत बल्ब को, तो विद्युत बल्ब को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अमीटर को कैसे दर्शाया जाता है, अमीटर को कैसे दर्शाया जाता है, तो अमीटर को ऐसे दर्शाते हैं, अमीटर को ऐसे दर्शाते हैं। और वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, तो वोल्ट मीटर को कैसे दर्शाते हैं, वोल्ट मीटर को इस तरीके से कुछ दर्शाते हैं, इस तरीके से। और प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध को किस तरह से दर्शाते हैं, प्रतिरोध को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है। और हमारा एक होता है परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध। तो परिवर्ती प्रतिरोध को किस प्रकार से दर्शाया जाता है ये हमें देखना है। तो परिवर्ती प्रतिरोध को कुछ इस तरीके से दर्शाया जाता है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे। हम और देखेंगे कि बैटरी और सेलों का संयोजन, बैटरी और सेलों का संयोजन, इसको कैसे दर्शाया जाता है, इसको कैसे दर्शाया जाता है ये देखना है। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, इसको हम किस प्रकार से दर्शाएंगे देखते हैं। इसको हम इस तरीके से कुछ दर्शाते हैं, ठीक है। अब आगे और हम देखेंगे, यहाँ हमारा प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। और प्लग बंद कुंजी कैसे दर्शाते हैं ये देखना है। तो बंद कुंजी को हम कैसे दर्शाते हैं, तो ये हमारा बंद कुंजी जो दर्शा रहा है। और ये सब आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेगा, ठीक है। उसको ऐसे ही फिगर में बना के देंगे और उसमें बताएंगे कि इन चीज़ों का प्रयोग किया गया है, तो उसमें आप उसका न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना होगा आपको। पेपर में आपको ऐसे फिगर के थ्रू दे देते हैं जिनको लगाना होता है। आगे है, ये हमारा प्लग बंद कुंजी हो गया। अब
खुली कुंजी, ये तो बंद कुंजी हो गई ऊपर, लेकिन अब हम देखेंगे खुली कुंजी। तो इसको किस प्रकार से दर्शाते हैं, इसको कैसे दर्शाते हैं? तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारी खुली कुंजी हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, खुली कुंजी हो गई। और एक चीज, तार संधि को कैसे दर्शाते हैं? तार संधि को कैसे दर्शाते हैं? तार संधि को कैसे दर्शाते हैं? तो तार संधि को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, तार संधि को इस प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है, और देखिए ये हमारा क्या हुआ, तार संधि हो गया, तार संधि। अब हम देखेंगे कि तार क्रॉसिंग को कैसे दर्शाते हैं। तार क्रॉसिंग, तार क्रॉसिंग को कैसे दर्शाते हैं? तो तार क्रॉसिंग को कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं, तार क्रॉसिंग को इस तरीके से दर्शाते हैं। और हम देखेंगे, और हमारा होता है कि वोल्ट मीटर, तो हमने बता ही दिया शायद, वोल्ट मीटर, हाँ वोल्ट मीटर हमारा हो गया। तो इतना है, इतना आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था, तो प्रतिरोध के कुछ उसके प्रमुख पद के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, जो प्रतिरोध के अंतर्गत आते हैं, जो हमारे चैप्टर में दिया गया है कि प्रतिरोध से संबंधित प्रमुख पद। तो प्रतिरोध हमने आपको समझाया अभी कि जो धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है, उसमें जो रुकावट उत्पन्न करता है, जो चीज हमारा रुकावट उत्पन्न करता है, वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि उसको ढकेलना, यानी कि जो विद्युत धारा को ढकेलना यानी ढकेलने का प्रयास करता है, वो क्या होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है वोल्ट। वो क्या कहलाता है, वोल्ट। और जो हमारा रोकने का कार्य करता है, वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। वो हमारा प्रतिरोध कहलाता है। तो वही प्रतिरोध के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम इसमें देखेंगे कि प्रतिरोध से संबंधित कुछ प्रमुख पद देख लेंगे। तो इसमें चालक हम एक पढ़ेंगे। चालक क्या होता है, चालक क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो चालक क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। चलिए इसको देख लेते हैं। वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से होता है, आसानी से होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें चालक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। उन्हें चालक कहते हैं। तो चालक क्या हुआ कि वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, यानी कि सुगमता से होता है, उन्हें हम चालक या सुचालक कहते हैं। जैसे इसमें आ गया हमारा धातुएं आ गई, इसमें क्या आ गया, धातुएं, जैसे
धातुएं, धातुओं में क्या होता है, आवेश का प्रवाह आसानी से होता है। धातुएं आ गई, लवण आ गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब हम देखेंगे एक कुचालक क्या होता है। कुचालक क्या है, ये भी हमारे चैप्टर में दिया गया है। कुचालक क्या है, कुचालक क्या है, तो वे पदार्थ, बस इसका अपोजिट समझ लेंगे कि वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है, आसानी से नहीं हो पाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कुचालक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। जैसे रबड़ हो गया, जैसे क्या हुआ हमारा, हमने आपको बताया कि वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं या सुचालक कहते हैं। तो जिसमें धातुएं हमारी आ गई, लवण आ गया। अब कुचालक हमें पढ़ना है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है, आसानी से नहीं हो पाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कुचालक कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता, आसानी से नहीं हो पाता, उसे क्या कहते हैं, उसे कुचालक कहते हैं। कुचालक कहते हैं, कुचालक कहते हैं। अब इसमें भी हम देख लेंगे, इसके भी एग्जाम्पल हम देख लेंगे, कुचालक के भी एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे। जैसे हमारा हुआ, जैसे हो गया लकड़ी, हो गया लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, और एक हमारा कांच हो गया, कांच। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, इनमें आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है। इन सारी चीजों में क्या होता है कि आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता, इसे ही हम कुचालक कहते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे, आगे क्या देखेंगे कि अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक क्या होता है, तो अर्धचालक के बारे में जानना है। ऐसे पदार्थ जो आवेश का प्रवाह तो नहीं करते, आवेश का प्रवाह तो नहीं करते, तो अभी तक हमने सुचालक और कुचालक के बारे में पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि अर्धचालक क्या होता है। तो अर्धचालक के बारे में पढ़ रहे हैं कि ऐसे पदार्थ जो आवेश का प्रवाह तो नहीं करते, यहाँ पे नहीं करते होगा, आवेश का प्रवाह तो नहीं करते, परंतु क्या होता है, ताप बढ़ा देते हैं, ताप बढ़ा देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें अर्धचालक कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, जिन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो
आवेश का प्रवाह तो नहीं करते, परंतु पदार्थ का ताप बढ़ाने पर आवेश का प्रवाह करते हैं। परंतु आवेश का प्रवाह बढ़ाने पर हाँ ताप बढ़ा देते हैं, जिन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। अब हम इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे जर्मेनियम हो गया, और सिलिकॉन हो गया, तो इन सब में क्या होता है, ये जो पदार्थ दिए गए हैं इनमें आवेश का प्रवाह तो नहीं होता, लेकिन ये ताप बढ़ा देते हैं। जब इन आवेश का प्रवाह होता है तो ताप बढ़ा देते हैं। तो यही इनका, ये जो पदार्थ दिए गए हैं इनका ये गुण है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं अपने इस वीडियो में। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और हम अपने अगले नए टॉपिक के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।